Today we will talking about the micro teaching. Micro teaching is the essential part of B.Ed. Micro teaching was invented by the D.W. Allen, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाते थे और इन्होंने 1963 में इसको इन्वेंटेड किया था। माइक्रो टीचिंग जो है बेसिकली एक तरह से हम जो अपनी स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। अगर इसके सर्कल की बात की जाए कि इनकी टाइमिंग की ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग की बात की जाए तो वो 36 मिनट की होती है। उसमें जो पहला है, सबसे पहले जो कराना होता है वो होता है आपका टीच मतलब आप अपने लेसन को टीच कराएंगे बच्चे को। जैसे हमेशा होता है कि बच्चे टीचर जो है क्लास में जाता है और अपने टॉपिक को पढ़ाता है। इसमें क्या होता है कि एक स्टिमुलेट टीचिंग होती है, उसमें क्या है कि जो हमारे प्यूपिल टीचर्स हैं वही क्लास में अपने बच्चों को, जो कि ग्रुप होता है 10 से 12 बच्चों का ग्रुप होता है, उनको पढ़ाते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, वो अपने लेसन प्लान को टीच करता है। ये जो ड्यूरेशन होता है टीचिंग का वो 6 मिनट होता है। 6 मिनट होता है। अब उसमें कोई भी बच्चा हो सकता है, उनके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी उसी के सब्जेक्ट्स के होते हैं। मान लीजिए आपका कॉमर्स है तो टीचिंग पेडागोजी ऑफ कॉमर्स को वो बच्चा पढ़ाएगा और बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं वो उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जहां रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है उसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है। अगर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है उस जगह पर जो ऑब्जर्वर होता है, जो सुपरवाइजर होता है, वो होता है वहाँ का टीचर। जो पेडागोजी के टीचर होते हैं वही उनको ऑब्जर्व करते हैं और उसको 6 मिनट पढ़ाने के बाद जब बच्चा 6 मिनट पढ़ा लेता है तब उसका होता है फीडबैक। फीडबैक मीन्स कि उसने कैसा पढ़ाया, उसने क्या क्या गलती रही और क्या क्या उसके सजेशन होने चाहिए, वो सारे के सारे आ जाते हैं फीडबैक में। फीडबैक जो कि बच्चों के द्वारा भी दिया जाता है और टीचर के द्वारा भी, जो ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं उनके द्वारा जाता है। ये भी क्या होता है 6 मिनट का होता है। अब जब बच्चे को पता चल गया कि उसने टीचिंग की है और उसकी फीडबैक उसको मिल गई है, इस फीडबैक के आधार पर वो अपने में इंप्रूवमेंट करेगा। तो उसको क्या करते हैं, उसके बाद क्या करेगा, इस लेसन प्लान में जो जो गलतियां हुई हैं पढ़ाने में, उसे लग रहा है कि सुधार की आवश्यकता है, इंप्रूवमेंट्स करने हैं, तो उसके इंप्रूवमेंट्स के लिए वो क्या करेगा, उस लेसन प्लान को दोबारा से लिखेगा। दोबारा से मतलब कि जो जो उसमें गलती हुई थी, जो जो उसमें गलती है, सजेशन मिले हैं, उनको उसमें इंक्लूड करके तब वो दोबारा से उसको बनाएगा। उसको बोलते हैं रीप्लानिंग। रीप्लानिंग का मतलब है कि पूरे लेसन प्लान को वो दोबारा से लिखेगा और उसमें जो जो सजेशन उसे मिले हैं वो करेगा। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 12 मिनट्स होता है। उसके बाद जब रीप्लानिंग होगी, बच्चे ने कहा कि मैंने अपना जो लेसन प्लान है वो तैयार कर लिया है, तब वो दोबारा से जाएगा, क्लास में जाएगा और क्लास में जाके दोबारा से क्या करेगा, रीटीच करेगा। क्या करेगा, रीटीच करेगा। और रीटीच करने के बाद दोबारा से जो जो गलतियां इसमें हुई थी पहले वाली उसमें टीचिंग में, उसको वो एक तरह से इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। ये क्या होगा, ये भी क्या होगा 6 मिनट का होगा। सेम वही होगा जो कि टीच में हुआ है, सेम का सेम ये रीटीच में होगा। उसके बाद क्या होगा, सेम जिस तरह इसकी फीडबैक हुई थी दोबारा से क्या होगा, फीडबैक होगी। ठीक है, तो ये फीडबैक भी क्या होगी, ये भी 6 मिनट्स की होगी। ये भी 6 मिनट्स की होगी। तो टोटल जो हमारा टाइम है इसमें जो है टीच में हुआ है 6 मिनट, 6 मिनट 12 और 12 24 6 30 और ये 36। तो टोटल ड्यूरेशन जो है वो हो गई 36 मिनट की। तो माइक्रो टीचिंग जो होती है हमारी
वो एक तरह से जो कराई जाती है, वो जो सर्कल होता है वो 36 मिनट का होता है। अब ये तो हो गया एक तरह से सर्कल की बात, इसके ड्यूरेशन की बात, जो कि हमें सिमुलेशन कहते हैं कि कुछ बच्चे बैठ जाते हैं और बाकी जो बच्चा है, एक बच्चा रेस्ट ऑफ वो स्टूडेंट एक उठेगा और उसको ये सब कुछ करेगा। तो ड्यूरेशन हो गई 36 मिनट की एक बच्चे का जो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्किल्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग में हम माइक्रो टीचिंग में जो स्किल्स सीखते हैं टीचिंग की, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो वो होती है, इसको हम रफ कर देते हैं। जो सबसे पहले स्किल होती है उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। और हिंदी में क्या कहना चाहें, प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि किसी भी ट्रेडिशनल क्लासों में जैसा आप पढ़ के आए होंगे कि टीचर आता है और कहता है कि आज हम ये पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बीएड में आपकी माइक्रो टीचिंग स्किल में एक तरह से स्किल बोली जाती है। इसको क्या बोली जाती है, स्किल। इसको स्किल का नाम दिया है इंट्रोडक्शन स्किल। इसमें क्या होता है कि टीचर क्लास में आके एक तरह से सोए हुए बच्चों को जगाता है। आप किसी के ऊपर एकदम से कोई टॉपिक डालोगे तो बच्चे उसको इस तरह इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट उसमें नहीं करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आएगा टीचर और उनको जो उनकी प्रीवियस नॉलेज जो कि बच्चे की जनरल लाइफ से रिलेटेड है उसके बारे में क्वेश्चन करेगा, और क्वेश्चन करके जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है वो चेक करेगा और उसको रिलेट करेगा किससे, अपने टॉपिक से। और उस टॉपिक के लिए वो क्या करेगा, 3-4 क्वेश्चन बच्चे से पूछेगा। जैसे कि नॉर्मली बच्चों से पूछेगा, अच्छा उसको पढ़ाना है कि आज गेहूं की फसल के बारे में पढ़ाना है और बच्चों को आज इसके बारे में बताना है, उसकी कंडीशन, वेदर्स क्या क्या उसमें डलता है, कौन से मौसम में गेहूं उगता है, कौन से मौसम में गेहूं काटा जाता है, गेहूं को किस तरह से पैदा किया जाता है, क्या क्या फर्टिलाइजर्स वगैरह उसमें डाले जाते हैं, कब उसको सिंचाई की जाती है। इसके बारे में आज हमारा टॉपिक है गेहूं की या कृषि या गेहूं की खेती। तो उसके लिए आने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट से पूछेगा, अच्छा बच्चों बताओ आज आप क्या खा गए। बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा कहेगा कि आज हमने ब्रेड खाया है, दूध पिया है, पराठे खाए हैं, सब्जी रोटी खाए हैं या पूरी खाई है। तो उसमें क्या आएगा, टीचर कहेगा अच्छा ये बताओ आपकी जो पूरी खाई है वो पूरी किससे बनती है। जनरली बच्चे से पूछा जा रहा है, तो बच्चे सब जानते हैं कि पूरी कैसे बनती है बेटा, पूरी बनती है आटे से। अच्छा आटा कैसे बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चैन बनती चली आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आटा कैसे बनता है, कहां से आता है, बच्चा कहेगा आटा गेहूं से आता है। गेहूं कहां से आता है, पापा मम्मी कहां से, पापा मम्मी गेहूं कहां से लाते हैं, तो बच्चा बताएगा पापा जी ने दुकान से लिया था। और दुकान पे कहां से आएगा, दुकान से खेतों में से आता है, खेतों में आएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ कि खेतों में जो अनाज उगता है वो किस प्रकार होता है, कौन से मौसम में होता है। यहां बच्चा क्या है, निरुत्तर हो जाएगा, ये उसके सामने एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि एक तरह से बच्चे के सामने प्रॉब्लम है, समस्यात्मक क्वेश्चन होगा, तब टीचर कहेगा ओके स्टूडेंट टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट द वीट, या इसकी एग्रीकल्चर के बारे में, वीट की खेती कैसे होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, यानी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना किससे, बच्चे से। लेकिन इसमें जो अलग बात है वो ये है कि बच्चे को एक तरह से सोते हुए को जगाना है, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको अपने टॉपिक के ऊपर लेके आनी है। तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्किल। यानी टीचर को, जब प्यूपिल टीचर है, बीएड में इंट्रोडक्शन स्किल्स जो सिखाई जाती है, जो हम मैक्रो टीचिंग में जाते हैं, रियल कंडीशन में जाते हैं, वहां हमको ये अप्लाई करनी होती है। उसके एकदम बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका एक्सप्लेनिंग स्किल्स। एक्सप्लेनिंग स्किल, इसको अगर कहें व्याख्या कौशल, यानी किसी भी चीज की व्याख्या करना। तो इसमें क्या है कि टीचर जब इंट्रोड्यूस हो गया टॉपिक, उसके बाद क्या करता है, एक्सप्लेनेशन देता है।
एक्सप्लेन करता है उस टॉपिक को कि आज कृषि जो होती है इस कंडीशन में पैदा होती है, जो गेहूं की खेती होती है इन कंडीशन में होती है, इन महीनों में या इन कंडीशन में उसको पानी दिया जाता है, ये खाद डाली जाती है, इस टाइम पे उसकी कटाई की जाती है। तो उसको टोटल एक्सप्लेन करेगा, इसको कहते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल। वो कैसे बच्चों को स्किल करना है, किस किस तरह से उसको एक तरह से अपने फैक्ट्स डालने हैं, उनके किस तरह से राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग क्या है, वो हम सबके सब इसमें जानते हैं। जो नेक्स्ट आपका है वो है आपका एक तरह से ये टीचिंग ट्रेनिंग क्या है। एक टीचर तैयार किया जा रहा है कि इंट्रोड्यूस कैसे करेगा टॉपिक को, एक्सप्लेन कैसे करेगा टॉपिक को। उसके बाद आता है स्टिमुलस वेरिएंस। स्टिमुलस वेरिएंस का मतलब है उद्दीपन विभिन्नता। उद्दीपन विभिन्नता का मतलब यह होता है कि टीचर जब क्लास में है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, लाइक ए टीचर कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि जिस टाइम वो क्लास में अननेसेसरी घूम तो नहीं रहा है, अननेसेसरी जो घर लड़के आए हैं, कभी कभी क्या होता है कि टीचर का मूड सही नहीं होता, हो सकता है घर की कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो प्रॉब्लम उसके चेहरे पे दिखती है, जबकि टिचिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टीचर का सही एक तरह से प्रेजेंटेशन, अपने आप को प्रेजेंट करना क्लास में कैसा होना चाहिए, वो हम माइक्रो टीचिंग में स्टिमुलस वेरिएंस में सीखते हैं कि एक तरह से सही तरीका क्या है चलने फिरने का क्लास में, ठीक है, बच्चों से क्वेश्चन करने का, और उसके गेस्चर्स कैसे होंगे, उसके मूवमेंट कैसे होंगे। अब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बाई चांस मैं पढ़ा रहा हूं और ये जो है मेरे हाथ में क्या है बेटा, मेरे हाथ में एक तरह से ये पेन है, यह मार्कर है, ठीक है। अब मार्कर अननेसेसरी मैं आपको पढ़ाते उछालने लगूं तो आपका ध्यान कहां जाएगा, मार्कर पे जाएगा, मेरे पढ़ाने पे नहीं जाएगा कि मैं उछाल रहा हूं, पकड़ रहा हूं या नहीं पकड़ रहा हूं। तो उससे क्या होगा, बच्चों का ध्यान भटकेगा। तो इससे क्या है, बच्चे का ध्यान भटकेगा तो जो आप पढ़ा रहे हो वो सीख नहीं पाएगा। तो एक प्रॉपर टीचर, एक आदर्श टीचर, आइडियल टीचर में ये सबसे बड़ी चीज है कि उसके हाव भाव क्लास में ऐसे लगने चाहिए कि टीचर नहीं, एक तरह से आपका मार्गदर्शक है, गाइड है, आपका दोस्त है, आपका टीचर है, जिससे आप अपनी सारी परेशानी से मतलब कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है सब्जेक्ट में जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो एक एक चीज उससे पूछ सकें। और पूछेंगे कब, जबकि टीचर आपको लगे कि एक दोस्त की तरह आपकी बात सुनेगा, एक माता पिता की तरह, मां की तरह आपकी बात सुनेगा। तो ऐसा बच्चे को फील कराने के लिए आप टीचर को ट्रेन किया जाता है कि वो क्लास में ऐसा लगे कि हाँ वाकई में आपकी कोई सुनने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया स्टिमुलस वेरिएंस। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसमें वो आता है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, वो सारी सामग्री जो कि आप ड्यूरिंग टीचिंग इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है, ये भी टीचिंग एड्स है। ये क्या है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है, ये भी टीचिंग एड्स है। इसके अलावा मैं क्लास में आने से पहले एक अपने साथ अगर कृषि में पढ़ा रहा हूं और उसमें गेहूं की खेती पढ़ा रहा हूं तो एक गेहूं की खेती की जो बाल है उसका एक पिक्चर लेके आ सकता हूं, या सचमुच की जो होती है ऐसी भारी नहीं होती तो वो लेके आ सकता हूं। कोई मैं गेहूं की खेती पे कोई प्रोजेक्टर में कोई पूरी एक तरह से डॉक्यूमेंट्री चला सकता हूं। तो उससे क्या होगा, बच्चा ज्यादा सीखेगा। बच्चा कब सीखता है ज्यादा, आपने बचपन में क्या होगा, अपनी दादी माँ से कहानी सुनी होगी, दादी माँ की कहानी आपको याद है, ठीक है, एक शेर था, एक हाथी था, एक भैंस था, इस तरह लड़ाई हुई, इस तरह हुआ, और ये मतलब वो सब चीजें उसके। लेकिन अगर बच्चे ने कभी शेर देखा ही नहीं अपनी लाइफ में, क्या उसके दिमाग में वो उसकी पिक्चर बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। कब बनेगी, जबकि वो शेर की पिक्चर देख लेगा। दादी माँ ने कभी ये नहीं बताया होगा कि शेर ऐसा होता है, ये तो बता दिया कि दांत इतने लंबे होते हैं, उसके बाल ऐसे होते हैं, लेकिन प्रॉपर इमेज आपके दिमाग में शेर की तब बनी होगी जबकि आपने शेर की पिक्चर देखी होगी। सेम यही कंडीशन क्या होता है कि एजुकेशन में जितनी सेंसेस कितनी होती हैं, हमारी 5 सेंसेस होती हैं। सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, टंग, नोज, ईयर्स, स्किन, ठीक है। तो ये 4-5 होती है हमारी। इसमें क्या है, जितनी ज्यादा पढ़ाते वक्त बच्चों की यूज करा लोगे उतना ही ज्यादा उसका जो नॉलेज है वो परमानेंट होगी। एडगर डेल में भी हमने यही सीखा है कि जितनी भी आप सेंसेस, अब देखिए आपने शेर की पिक्चर देख ली, आपको लगा हाँ शेर ऐसा होता है, लेकिन जब उसी शेर को आपने पिंजरे में देखा
तब आप उसकी हालत आपने अलग देखी कि हाँ ये ऐसे रिएक्ट करता है। लेकिन अगर उसी शेर को आप सर्कस में देख रहे हो, जंगल में देख रहे हो, तो आप अलग देखोगे। उसे क्या है कि आप उसकी दहाड़ भी सुन रहे हो, उसे देख भी रहे हो, उसको ये भी हरकतें करते भी देख रहे हो। तो जितना चीज के पास जाओगे आप रियलिटी के, उतना ही ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। या आपने देखा होगा कि कुछ टिहरी डैम है, टिहरी डैम के बारे में आपको कोई ये पिक्चर दे दो कि हाँ भाई ये टिहरी डैम है, आपको लगेगा हाँ ठीक है टिहरी डैम है, छोटा सा है ऐसा लगता होगा। लेकिन टिहरी डैम की भव्यता, उसकी विशालता तब आप चेक करेंगे जबकि आप खुद वहां जाकर उसे देखेंगे। उसके पानी का शोर, वो कितना ऊंचा है, आपको किस तरह से उसमें बिजली बन रही है, वो सब आपको अगर ऑब्जर्व करेंगे तब आपको वाकई में पता चलेगा। वो क्यों पता चलेगा? क्योंकि आपकी जो सेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। कहानी सुन रहे हो, सिर्फ कान यूज हो रहे हैं, लेकिन जब आप देख भी रहे हो, आप उसकी आईज जो हैं वो भी यूज हो रही हैं, सेंस से होती है आईज भी, और उसकी जो आपके एक तरह से जो आपका एयर्स हैं वो भी सुन रहे हैं। ये सब चीजें आप अनुभव कर रहे हो। उसको जाके बाय चांस आप शेर को देख रहे हो, हाथी को देख रहे हो, हाथी को आप छू भी सकते हो, छू के भी देख ले हो। हाथी के बारे में किसी ने बताया, लेकिन रियलिटी तब पता चलेगी जबकि आप उसको छूकर महसूस कर सकें। तो टीचिंग एड्स में यही है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कहां लेके जाना, रियलिटी की तरफ, उसकी सेंसेस यूज कराना। तो ऑडियो विजुअल एड्स को इसलिए है कि गेहूं की जो खेती के बारे में मैं बता रहा था, उसको एक तरह से पिक्चराइज करके आप उसको कर सकते हैं। अगर आप सचमुच में बच्चों को खेतों में ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, ना आपकी पढ़ाई हो पाएगी। एक टॉपिक के लिए अगर आप उसको गेहूं के खेतों में ले जाएंगे तो उसके लिए क्या है, एक छोटा सा टीचिंग एड्स जो है, चाहे तो आप उसकी पिक्चर, चाहे प्रोजेक्टर से, चाहे एक छोटी सी फिल्म, चाहे क्लिपिंग, वो आप दिखा के आप उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया एक तरह से स्टिमुलस वेरिएंस। नेक्स्ट जो आपका है, तो हमारी स्किल है माइक्रो टीचिंग की, वो है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग में बच्चे से क्वेश्चन कैसे करना है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना जिससे बच्चे का जो राइट रेस्पॉन्स है वो ना निकल के आए। अब देखो आपको पूछना है, पूछा किसी ने, एक टीचर ने, कि क्या भारत की राजधानी दिल्ली है? बच्चे क्या कहेंगे, क्या भारत की राजधानी दिल्ली है? किसका मतलब है, आप एक ऑप्शन उछाल रहे हैं बच्चे को, यस और नो वाला। जिनको आता है वो यस कह देंगे, जिनको नहीं आता है वो भी यस बोल सकते हैं। तो जो उनके अंदर दिमाग में फीड है वो नेचुरल निकल के इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। तो उसमें कोई भी क्वेश्चन हाँ ना वाला आपको नहीं करना। आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बच्चा क्या बोलेगा, जिसको पता होगा न्यू दिल्ली, नहीं तो नहीं। तो कहने का मतलब है क्वेश्चनिंग के बहुत सारे वो हैं कि क्वेश्चनिंग में टाइम नहीं लेना। वो कंपोनेंट्स की बात आती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एक एक करके कि इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आपका है, वो है आपका रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट स्किल, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल में होता क्या है कि ये एक सब चीजें जितने भी स्किल्स हैं ये एक टीचर के लिए, कौन से टीचर के लिए, जो कि तैयार हो रहा है, किसके लिए, बच्चों के लिए। भावी टीचर है वो, जो बीएड में हम सिखाते हैं बच्चे, टीचर को टीचर बनाते हैं, ये सब उनको सिखाने के लिए। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट बच्चों को पुनर्बलन, पुनर्बलन का मतलब है कि बच्चों को मोटिवेशन देना एक तरह से उनको। अब हमने पूछा, बच्चे से पूछा कि अच्छा बताओ बेटा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। बच्चों ने कहा रशिया, ठीक है। तो उसमें जो है बच्चे ने राइट रेस्पॉन्स किया है, तो आपको उसको शाबाशी देनी है कि बहुत अच्छे, शाबाश, बैठ जाइए, ठीक है। अगर उसने निगेटिव दिया है, उसने कहा है कि इंडिया, तो बच्चों को होगी कि नहीं आपका आंसर गलत है, आप बैठ जाइए और कल को पढ़ के आइए। तो ये जो बातें मैं कह रहा हूं, शाबाश, बहुत अच्छे, गलत है, बैठ जाइए, ये क्या है, ये सब कुछ रीइंफोर्समेंट होता है। रीइंफोर्समेंट 4 तरीका होता है। वर्बल पॉजिटिव, यानी एक तरह से सकारात्मक, जैसे बहुत अच्छा, बैठ जाइए, सही कहा तो इसलिए। अगर उसने गलत कहा है यानी बोल के उसको शाबाशी देनी है। अगर उसने गलत कहा है तो उसको बोल के कहना है कि आप बैठिए, गलत है, ठीक है। नॉन वर्बल क्या होता है, बिना बोले, ये कब किया जाता है टीचर के द्वारा, जब उसको टाइम बचाना होता है।
ठीक है। तो जैसे बच्चे से पूछा आपने कि अच्छा आप ये बताइए कि लखनऊ जो है वो कहाँ की राजधानी है, तो बच्चे ने कहा कि लखनऊ मैम, लखनऊ यूपी की राजधानी है, तो आपने गर्दन हिला के क्या कहा कि ठीक है। जैसे आप मम्मी पूछती है घर में आपसे कि बेटा आज खाना खाओगे, तो आप जब नाराज होते हो आप बिना बोले हाँ नाम है गर्दन हिलाते हो। सेम यही कंडीशन टीचर को करता है। इससे क्या होता है, अनावश्यक जो विवाद होते हैं, बातें होते हैं, डिस्प्यूट होता है, वो बंद हो जाता है। तो ये नॉन वर्बल पॉजिटिव और नॉन वर्बल नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, जो गर्दन है या इशारे से कहेगा कि ये चीज गलत है, बैठ जाइए। तो रीइंफोर्समेंट स्किल में ये इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो हम इसके अलग से पढ़ेंगे। और लास्ट जो है आपका यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड में यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड जो है, ये जो क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, सॉरी, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, हम इसे यूज ऑफ व्हाइट बोर्ड भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ऑडियो उसका ये पार्ट है टीचिंग मटेरियल का ही। तो इसमें क्या है कि ब्लैक बोर्ड को आप यूज कैसे करना है। जैसे ये छोटा ब्लैक बोर्ड है, मैं इसको बताने के लिए थोड़ा और बड़ा लिख रहा हूं। उसमें क्या है कि फॉन्ट जो है, जब आप ब्लैक बोर्ड को लिख रहे हो तो फॉन्ट ऐसा होना चाहिए, यानी लिखने का जो फॉन्ट है वो ऐसा होना चाहिए जो आपके लास्ट बैक बेंचर है, आखिर में जो बच्चा बैठा है उसको भी साफ दिखे, ठीक है, सफाई से होना चाहिए। अगर आपके कोई शब्द हैं वो सब बराबर होने चाहिए, जो बड़े हैं वो बड़े दिखने चाहिए, जो छोटे स्मॉल कैपिटल उसमें है वो स्मॉल में दिखने चाहिए। और एक तरह से सफाई का अपना स्टाइल का उसका ध्यान रखें कि कोई भी शब्द ऐसा ना हो कि बच्चों को आपसे पूछना पड़े कि सर ये बता दो ये क्या है। उसमें क्या है, टाइम वेस्टिंग होती है। तो आप पूरा प्रॉपर यूज करें, उसमें जहां डेफिनेशन लिखनी है डेफिनेशन लिखें, जहां उसको आपको एक तरह से कोई फॉर्मूला लिखना है वो फॉर्मूला लिखें। इतना ना लिखें कि मतलब इतना बड़ा ना लिखें कि आपका जो पूरा कंटेंट है जो आप पढ़ाने जा रहे हो वो उस पर ना आए, ठीक है। थैंक यू।